हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरठ 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी बड़ा जी का मान निम्न में से कितना होता है। तो दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो बड़ा जी का मान कितना होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.67 इंटू 10 का पावर -11। और दोस्तों, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है। दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में आप फंस सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर से। दोस्तों, हमेशा ये कंफ्यूजन करता है सही मात्रक में, तो पूरा याद रखना है आपको कि बड़ा जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। और दोस्तों, बड़ा जी के मान की खोज किसने की थी, ये भी आपको याद रखनी है, कैवेंडिश ने बड़ा जी का मान की खोज की थी। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक को 1687 में लिखा था। और दोस्तों, इसी पुस्तक में न्यूटन ने सबसे पहले गति के नियमों का वर्णन किया था। हमारा अगला सवाल है, किसी गतिमान वस्तु ए के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहलाता है। तो दोस्तों, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही दोस्तों, आज हम आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, जहां आपके एग्जाम में 20 में से आप 18 करके आओगे दोस्तों। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, आपसे एग्जाम में संवेग का एसआई मात्रक भी पूछ सकता है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, हमसे यहाँ पूछा गया स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। तो चलिए 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन हमारे स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, बांध बनाकर जमा किया गया पानी की ऊर्जा। तो दोस्तों, बांध बना करके जो पानी को हम ठहराव करके रखते हैं दोस्तों, तो ठहराव पानी में हमारा कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण के अंतर्गत ये आएगा। ऑप्शन बी में हमारा है घड़ी में संचित ऊर्जा। तो दोस्तों, घड़ी में जो ऊर्जा संचित होती है वो भी हमारा स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, चूंकि दोस्तों यहाँ बात की गई कि स्प्रिंग को हम तना करके रखे हैं, खींच करके रखा गया है, ना कि उसे गति में रखा गया है दोस्तों। तो जब स्प्रिंग तनी हुई होती है तो उसमें कौन सा ऊर्जा होती है दोस्तों, तो उसमें भी हमारा होता है स्थितिज ऊर्जा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जहां से आप 20 में से 18 करके आओगे। ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है दोस्तों। जी का मान मतलब होता है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का मान हमारा क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाता है दोस्तों। जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ग्रेविटी का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 453.52 ग्राम होता है दोस्तों। 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होगा। हमारा अगला सवाल है, ठोस कोण को मापने की इकाई क्या है। तो ठोस कोण को मापने की इकाई क्या होगा हमारा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेरेडियन। ठोस कोण को मापने की इकाई स्टेरेडियन है। अगर आपसे पूछता सिर्फ कोण को मापने की इकाई क्या होगी, तो कोण को मापने की इकाई हमारा होगा दोस्तों रेडियन हो जाएगा। ये दोनों ही आपको क्लियर कर लेनी है। ठोस कोण को मापेंगे हम लोग स्टेरेडियन से, और सिर्फ अगर आपको दिया रहेगा एग्जाम में कोण को मापने की इकाई, तो हम जाएंगे उस पर रेडियन पर। हमारा अगला सवाल है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है।
तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों जब व्यक्ति पत्थर को ठोकर मारता है तो यहाँ से हमारे एक क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, और उसे क्या लगता है बदले में दोस्तों, चोट लगता है, यानी प्रतिक्रिया हो रही है, उसका उल्टा रिएक्शन दे रहा है दोस्तों, रिजल्ट हमको दे रहा है कि व्यक्ति जब पत्थर पर ठोकर मारता है तो वो क्रिया करती है और चोट लगना हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रतिक्रिया। यानी इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और ये किस नियम को फॉलो कर रहा है दोस्तों, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया को न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है, जो हमारे इस प्रश्न में फॉलो कर रहा है कि व्यक्ति जब पत्थर पर ठोकर मारता है तो वो हमारा वो क्रिया कर रहा है, और उसे जब चोट लगता है तो वो हमारा उसका क्या हुआ दोस्तों, उसका रिएक्शन हुआ, उसका रिजल्ट हुआ दोस्तों, प्रतिक्रिया हुआ। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, अलैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, नए जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। दोस्तों अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि नए जीव आनुवांशिक रूप से माता पिता के क्या होता है, वो समान होता है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। दोस्तों द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर आपसे न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। हमारा अगला सवाल है, रणवियर के नोट्स सूक्ष्म छिद्र हैं जो कहां पाए जाते हैं? तो रणवियर के नोट्स सूक्ष्म छिद्र कहां पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइलिनेटेड एक्सॉन में। दोस्तों रणवियर के जो नोट सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो माइलिनेटेड के एक्सॉन में पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वह किस समूह के होते हैं? तो जिन पौधे में विभेदित पादप शरीर नहीं होता वह किस समूह के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा। और दोस्तों ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है उसे रखा जाता है। हमारा अगला सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक हो दोस्तों अवतल दर्पण का बना होता है। हमारा अगला सवाल है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओम हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग पाउडर में जब पानी मिलाया जाता है तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। हमारा अगला सवाल है, 4 केजी की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। इसकी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यक मात्रा क्या है? दोस्तों ये हमारे न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न हो गया और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 4 केजी है, हमारा क्या दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 4 केजी। ये 5 मीटर प्रति सेकंड जो दिया है दोस्तों ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, प्रारंभिक वेग जिसे हम लोग u बोलते हैं। u का मान हमारा दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद अंतिम वेग हमारा जिसे हम लोग वेलोसिटी v बोलते हैं दोस्तों, ये कितना दिया हुआ है हमारा 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो v बराबर हमारा दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों कुल कार्य की गणना करने बोला तो इसका क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम इसमें चलेंगे दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा 1/2 m हो जाएगा दोस्तों। चूंकि हमारे यहाँ पर वेलोसिटी का मान डबल आया, एक प्रारंभिक वेग भी दिया है और अंतिम वेग भी दिया है दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बस आपको इसमें पुट अप कर देना है, 1/2 m की जगह पे 4 देना है दोस्तों। v का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी वेलोसिटी हमारा 10 से कितना हो गया
100 हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 25 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा दोस्तों, 4 कट, तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा 2 बचेगा। और 100 में जब 25 घटेगा दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 75, यानी कुल मिला के हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 150 जूल हो जाएगा दोस्तों। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 150 जूल। हमारा अगला सवाल है, न्यूलैंडस नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है। तो दोस्तों न्यूलैंडस ने जो सिद्धांत दिया था तो उनका अंतिम तत्व क्या था दोस्तों, ये हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। न्यूलैंडस के नियम के अनुसार उनका अंतिम तत्व थोरियम था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत पोषित है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मशरूम। मशरूम एक मृत पोषित है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है। हमारा अगला सवाल है और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। साथ ही आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग के विपरीत दिशा में होता है दोस्तों ऋणात्मक त्वरण। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी बोलते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए था, आवृत्ति। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करे उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।